हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवेस 247। ठीक है, आप सभी का प्रोवेस 247 में अभिनंदन है। और सब लोग कैसे हैं? आप अच्छे हैं? एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वॉट एवर जब भी हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए मैं बोल चुका हूँ एंड विश कर चुका हूँ। तो दैन गुड मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग में देख रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग, अगर नून में देख रहे हैं तो गुड गुड आफ्टरनून। ठीक है ना, अपने तैयारी में रेडी रहिए। और ये नहीं है कि मतलब कि आप प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए, प्रिपरेशन करते रहिए। एंड आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एनटीपीसी में, जो फिजिक्स में, जो रिलेट फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी सीटेट के एग्जाम में भी पूछ लेता है, यूपीटेट के एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये जो क्वेश्चन है इस एग्जाम में आने के चांसेस अधिक रहते हैं। और एनटीपीसी के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, एसएससी के एग्जाम में भी पूछ लेता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है कि जल का घनत्व है 1 ग्राम प्रति सीसी। यह बिल्कुल सही है। मतलब जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी कब होता है? ये जब जो ये जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सीसी जब होता है जब 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्योंकि होता है क्या ना कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का जो वॉल्यूम होता है, मतलब पानी का जो आयतन होता है, न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। मतलब वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है और जो इसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। घनत्व कहते हैं डेंसिटी को। मतलब पानी का आयतन तो न्यूनतम होता है और जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 1 ग्राम पर सीसी 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इधर, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो अब हम इसके बात करें, वायुमंडल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल निम्न दाब, निम्न घनत्व, ठीक है, या निम्न श्यानता, निम्न तापमान। तो वायुमंडल जो किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो निम्न घनत्व के कारण, निम्न घनत्व, ठीक है, निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि बादल, मतलब जो बादल जो होता है पानी या बर्फ के हजारों छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, मतलब सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। इन सूक्ष्म कणों का जो जो सूक्ष्म कणों की जो डेंसिटी होती है इतने कम होती है कि ये जो हवा में, मतलब एयर में आसानी से तैरने लगते हैं। ठीक है, और बादलों के संग्रहण के कारण बूंदें बनती हैं। और ऐसा तब होगा जब गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हो जाती है। ठीक है ना। तो इस वजह से ऐसा होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बादल जो, मतलब पानी और जो बर्फ या बर्फ हो, उनके हजारों छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। और इन कणों का जो, इन छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का घनत्व इतना कम होता है कि हवा में ये आसानी से तैरने लगते हैं। और बादलों के संग्रहण के कारण ही बूंदें बनती हैं। ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और वह ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। देखा होगा आपने कि किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं, चलते हुए देखे होंगे। वो यही रीजन होता है कि जो छोटे छोटे कण होते हैं ना बर्फ के या पानी के, वो मतलब से मिलके बन जाते हैं। और इन जो ये कण होते हैं, इनकी डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि हवा में जाके वो तैरने लगते हैं। ठीक है ना। और ऐसा जब होता है जब गर्म हवा ऊपर उठती है और वो ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है, तो हमारा जो बादल तैरने लगते हैं। देखा होगा बादल चल रहा है आपने, बादल कैसे बनते हैं, तो वो आप सब, यही रीजन है इसका। ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे वो क्या होगा? निम्न घनत्व के कारण। ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? अधिक जलन किससे पैदा होती है? देखिए इधर, उबलता हुआ पानी से होगी। देखो ये आपने क्वेश्चन देखो, कभी हम जल जाते हैं तो हमारी जो जलन होती है हमें, वो किसकी वजह से होती है? उबलते हुए पानी से, या गर्म पानी से, या भाप से? इनसे हमें ज्यादा जलन होती है। किस में से होती है? पिघलती हुई प्लावी बर्फ से। तो जलन किससे ज्यादा होती है? तो भाप से हमें अधिक जलन होती है। ये ध्यान रखना, भाप से हमें अधिक जलन होती है। ये हमारा आंसर होगा। किससे होती है? भाप से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप से क्योंकि भाप में बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। भाप आप समझते होंगे। एंड भाप जो होती है उसमें बाष्पन की गुप्त ऊष्मा, भाप में बाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। और गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे।
बात मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। तो अधिक जलन किससे पैदा होती है? वो भाप से होती है। क्यों होती है? क्योंकि बाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा होती है, मतलब भाप में बाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो होती है, और गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में ही परिवर्तन कर दे। ठीक है ना? तो बात आपको समझ में आ गई। इसका आंसर कौन सा होगा? भाप। ठीक है ना? मैं आपको रीजन ही बताता जा रहा हूं थोड़ा थोड़ा। वायु की क्षैतिज गति होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवहन, संवहन एंड विकिरण या चालन। तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं हम अभिवहन। क्या कहते हैं? अभिवहन। ठीक है, ये क्या है? वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। अभिवहन का इंग्लिश में नाम होता है एडवेक्शन। अभिवहन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? एडवेक्शन। ठीक है ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो वायु की क्षैतिज गति से के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ये 10th क्लास में भी है, तो वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन ही कहा जाता है। ये डेफिनेशन है अभिवहन की। ठीक है ना? तुम्हारा जो आंसर होगा यहाँ पे, वो आंसर है क्या? अभिवहन। ठीक। अच्छा, अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वास्तविक गैस एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है। एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न ताप, या निम्न दाब उच्च ताप। ठीक है ना? उच्च दाब और उच्च ताप, या निम्न दाब और निम्न ताप। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निम्न दाब और उच्च ताप। हमारा सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा, निम्न दाब और उच्च ताप। ठीक है ना? क्योंकि वास्तविक गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर एक आदर्श गैस के रूप में ही क्रिया कर सकती है। ठीक है ना? निम्न दाब और उच्च ताप। तो ये हमारा आंसर है बी। ठीक है ना? अच्छा, ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखते चलिएगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? निम्न में से किसमें संवहन होता है? तो ये जो संवहन होता है, ठीक है, केवल ठोस और द्रवों में, केवल द्रवों और गैसों में। संवहन जो होता है केवल द्रवों और गैसों में ही होता है। केवल द्रवों और गैसों में ही संवहन होता है। ये हमारा आंसर होगा। आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कुछ तरल पदार्थ अथवा जो गैस में आपने देखा होगा स्वयं अणुओं के स्थानांतरण द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को संवहन कहा जाता है। और संवहन प्रक्रिया ठोसों में नहीं होती। संवहन प्रक्रिया किसमें नहीं होती? ठोसों में नहीं होती। वह ध्यान रखना, वो द्रवों और गैसों में ही होती है। ठीक है ना? संवहन प्रक्रिया द्रवों और गैसों में होती है, कभी ठोसों में नहीं होती। आपने बताया होगा, आपको डेफिनेशन भी याद होगी। क्या यही डेफिनेशन होती थी कि कोई तरल पदार्थ अथवा गैस के जो स्वयं के सेल्फ के जो अणु होते हैं के स्थानांतरण के द्वारा एक भाग से दूसरे भाग में होने वाली ऊष्मा संचार को ही संवहन कहते हैं। ठीक है ना? और यह क्रिया कभी ठोसों में नहीं होती। और आपको यह भी बताया जाता है कि गैस और ठोसों में क्या होता है। ये सब कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, उसमें देखा जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन से द्रव का बाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? निम्न में से कौन से द्रव का बाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? देखते हैं किस किस से। एक मिनट। अरे यार, हाँ, निम्नलिखित में द्रवों में से कौन से द्रव का बाष्पण अधिक तीव्रता से होता है? तो देखिए इधर आपको ये पता होगा, बाष्पन अधिक तीव्रता होता है कौन सा द्रव है? मिट्टी का तेल है, जल है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, किसका होता है? तो जो बाष्पन अधिक तीव्रता से होता है वो अल्कोहल का होता है। किसका होता है? वो अल्कोहल का। क्योंकि जिस द्रव का क्वथनांक कम होता है उसकी वह अधिक तीव्रता से बाष्पीकृत होता है। मतलब जितना द्रव का क्वथनांक कम होगा वह
उतनी ही अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत करता है, वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत करता है। क्वथनांक कम होता है तो अधिक तीव्रता से क्या करता है, वो वाष्पीकृत होता है। एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है? अगर एल्कोहल के क्वथनांक की बात करें, जो एल्कोहल का क्वथनांक होता है वो होता है 79 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और मिट्टी के तेल का जो क्वथनांक होता है वो 150 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। और पेट्रोल का क्वथनांक जो होता है 95 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई। मिट्टी के तेल का क्वथनांक 150 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है, और एल्कोहल का क्वथनांक 79 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। और मिट्टी के तो पेट्रोल का क्वथनांक 95 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैंने आपको एक बात बोली कि द्रव का क्वथनांक कम होता है तो वह अधिक तीव्रता से वाष्पीकृत होता है। तो क्वथनांक इन चारों में से किसका कम है? तो आप मुझे बताइए किसका कम है इसमें। तो देखिए कम जो है वो 79 डिग्री सेल्सियस का है, तो इसकी वाष्पीकृत जो होगा वो अधिक तीव्रता से होगा। यही हमारा आंसर है। ये बात ध्यान रखना, क्वथनांक आपको याद होने चाहिए। मिट्टी के तेल का क्वथनांक 150 से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, एल्कोहल का 79 डिग्री सेल्सियस होता है, और जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और पेट्रोल का 95 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है वो इसने बात की है। उच्च तापमान या निम्न तापमान, घर्षण और टूट फूट, या फिर क्रिस्टलों की वृद्धि, किससे संबंधित विज्ञान है? तो इसका जो आंसर होगा वो निम्न तापमान होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? निम्न तापमान। ऐसा क्यों है? क्योंकि क्रायोजेनिक का जो मीनिंग होता है वो निम्न तापमान से होता है। मैंने अभी आपको आंसर बताया, अति निम्न तापमान 0 डिग्री से 150 डिग्री सेल्सियस को, अति निम्न तो सबसे निम्न जो तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस को 150 डिग्री सेल्सियस को क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। तो मैंने क्या बोला? क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है? निम्न तापमान से होता है, और अति निम्न तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस को ही हम क्रायोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको? हम क्रायोजेनिक कहते हैं, क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। अति निम्न तापमान पर जो ईंधन का प्रयोग करने वाले, जो मतलब कम से जो निम्न तापमान पर जो ईंधन का उपयोग करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन भी कहते हैं। इसमें ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है, और इसका प्रयोग अधिक ऊंचाई तक ठीक है, अंतरिक्ष यानों या आपने देखा होगा उसमें प्रयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यान जो होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। एक और वर्ड होता है ईंधन के लिए, जिसको हम वर्ड को ये कहते हैं प्रणोदको वर्ड भी होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो निम्न तापमान जो होता है, अति निम्न तापमान जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस को हम क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं, और अति निम्न तापमान पर ईंधन का जो उपयोग करते हैं उससे क्रायोजेनिक, ईंधन करने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन भी कहते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि जब हम ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है, और इसका उपयोग पता होगा आपको अंतरिक्ष यानों में करते हैं, ठीक है। और जैसे कि अंतरिक्ष यान हो गए इनके में करते हैं, प्लेन वगैरह जो हो गए इनमें यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद होना चाहिए क्रायोजेनिक जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके। अच्छा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? ठीक है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं? ताप विद्युत उत्मा, ठीक है, ताप विद्युत उत्ताप मापी यूज करते हैं, ठीक है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ताप विद्युत उत्ताप मापी का प्रयोग किया जाता है, और द्रव तापमापी द्वारा,
ठीक है। देखो द्रव तापमापी द्वारा कितने डिग्री सेल्सियस तक हम बात करें द्रव की, तो देखिए इधर ये 30 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और गैस का जो होता है, गैस कितने डिग्री सेल्सियस से, गैस तापमापी द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखो द्रव तापमापी द्वारा 30 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस, और गैस तापमापी द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस तक। और ताप वैद्युत उत्तापमापी द्वारा 200 से, ताप वैद्युत उत्तापमापी, ये कितने डिग्री तक होता है, उत्तापमापी यही लिखा हुआ है, ये होता है आपका 200 डिग्री से 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तो अब यह इसने ये कहा था कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं, वो करते हैं ताप वैद्युत उत्तापमापी। अगर कम की बात करता तो वो क्या होता, द्रव तापमापी द्वारा, ठीक है ना। और बीच का जो मिड है वो गैस तापमापी द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसने पूछा उच्च मतलब अधिकतम, ठीक है। तो ताप विद्युत उत्ताप द्वारा कितने कितने डिग्री सेल्सियस तक नापा जा सकता है, इसको 200 से 16 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है। कितने में नापा जाता है, 200 से, मैंने आपको लिखा भी है, 200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक मापा जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा कि द्रव तापमापी जो होता है वो 300 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और गैस तापमापी जो होता है वो 500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और ताप वैद्युत तापमापी जो होता है वो 200 डिग्री से 1600 डिग्री तक माप सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो देखिए इधर तारों का रंग जो निर्भर करता है वो तापमान पर निर्भर करता है। किस पर, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर निर्भर करता है, क्योंकि तारों का रंग, जैसे सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री केल्विन है तो वह पीले रंग का दिखाई देने लगता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। किस पर, ये बात ध्यान रखना, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, तापमान पर। ऐसा क्योंकि जैसे अगर सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री केल्विन हो जाए, किसका, सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री केल्विन है तो वह पीले रंग का दिखाई देने लगता है। तो वह कौन से रंग का दिखाई देने लगता है, पीले रंग का दिखाई देता है। तो ये बात क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, किस पर, टेम्परेचर, तापमान पर, ठीक है ना। अच्छा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गैस फ्लेम कहते हैं ज्वाला को, फ्लेम, ठीक है ना, कि सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। क्या कहते हैं इसको हम, सी ऑप्शन इसका आंसर है, नॉन ल्यूमिनस जोन। ये नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है वो सबसे गर्म भाग होता है, इसका रंग नीला होता है, और इस ज्वाला का सबसे भारी भाग होता है। यह ज्वाला का कौन सा भारी भाग होता है, सबसे भारी भाग होता है, मतलब आखिरी वाला भाग जो होता है। ये किस रंग का होता है, ब्लू कलर का। इसका रंग कैसा होता है, ब्लू होता है। तो पता होगा गैस फ्लेम, ठीक है, ब्लू कलर की जो होता है। तो उसे सबसे अधिक तापमान किसका होता है, सबसे गर्म भाग जो होता है वो नॉन ल्यूमिनस जोन का सबसे गर्म भाग होता है, ये भारी भाग होता है आखिरी वाला, और उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। अरे ये तो गैस फ्लेम वाला क्वेश्चन हमारे घरों में यूज होती है, एलपीजी वगैरह आप जानते होंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बड़ा ध्यान देना। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं, ठीक है। अब एक बात इसमें तो बड़ा लॉजिक है यार, बड़ा फंडा है, खुद एक बात खुद सोचो, इसमें 2 कमीजों की परत लगी हो और एक सिंगल की हो, ठीक है, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप ये याद रखना,
कि दो पतली कमीजा हमें अधिक गर्म रख सकती हैं क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। भाई दो परत हो गई, रोधी माध्यम रूप में काम करती है और वायु की ऊष्मा की कुचालक होती है। किसकी कुचालक होती है? वायु की ऊष्मा की कुचालक होती हैं। बात ध्यान रखना। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि वायु जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। ठीक है, और ये मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है, मतलब रोकती है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं? दो कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक है ना, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक, और ये क्या होता है? क्योंकि वायु जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है, वो क्या है? वो गुप्त ऊष्मा है। कौन सी ऊष्मा है? गुप्त ऊष्मा। हमारा बी आंसर होगा, जिसे कहते हैं लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में क्या कहते हैं अगर किसी को ना पता हो तो लेटेंट हीट बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट। LATENT और HEAT, लेटेंट हीट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह कहाँ कब करता है अवशोषण? वो जब करता है काला और खुरदरा हो। बी आंसर होगा, काला और खुरदरा हो, ये आंसर होगा इसका। काला और खुरदरा हो वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। और यह नियम किसके अनुसार दिया गया है? किरचॉफ के नियम के अनुसार यह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होगा। किसके नियम के अनुसार? किरचॉफ नियम के अनुसार, किरचॉफ नियम के अनुसार यह ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक भी होगा। यह भी ध्यान रखना, ऊष्मा कैसा उत्सर्जक होगा? अच्छा उत्सर्जक होगा। ठीक है ना। अच्छा अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसा कब है? तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसके आंसर, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। क्या है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ये हमारा आंसर होगा सी। क्या अधिक है? इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। भाई आप जानते हैं कि जैसे कि जल को तप्त होने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से इसे ठंडा होने में भी अधिक समय लगता है। तो इसी वजह से जल की जो विशिष्ट ऊष्मा का अधिक होना है, अतः रोगियों की सिकाई मतलब फॉर्मिनेशन करने के लिए तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात सत्य है। अरे थैले देखिए आपने, सिकाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना, सिकाई करने के लिए, वही चीज़ आप समझ रहे होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ठीक, अच्छा आगे बात करते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? अरे बड़ा है, देखो आपने देखा होगा घर में चाय वगैरह बनाते हैं तो हैंडल लगे होते हैं कि नहीं लगे होते? अरे चाय वगैरह बनाते हैं हैंडल लगा होता है। ठीक है, वो क्यों लगे होते हैं? भाई ये तो आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि लकड़ी जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है, और इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है लकड़ी के हैंडल में नहीं हो पाता, क्योंकि जो हीट होती है वो लकड़ी के हैंडल में नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि लकड़ी जो होती है ऊष्मा की कुचालक होती है। तो ये हमारा आंसर होगा। और इसका जो हीट है वो लकड़ी तक नहीं पहुंच पाता, हैंडल तक, तो इस वजह से हमें पकड़ने में आसानी हो जाती है और हमें गर्म महसूस नहीं होता है। ठीक, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। ताप अतिक्रमण नहीं होता। ताप अतिक्रमण नहीं होता कहाँ पर? धनात्मक हाश दर पर। ये हमारा आंसर होगा, धनात्मक हाश
दर। भाई आप सबसे आसान क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं कि जब ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी आती है, भाई जानते होंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाते हैं तापमान हमारा कम हो जाता है और हाश दर धनात्मक होती है, हाश दर धनात्मक होती है और उस समय नकारात्मक जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी होने को ही ताप उत्क्रमण कहते हैं। ये बात आप सब जानते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ने में तापमान में कमी होती है और हाश दर, ठीक है, एंड कहते हैं ना पॉजिटिव होती है, और उस समय जो नेगेटिव जब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को ही ताप उत्क्रमण कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर था, धात धनात्मक हाश दर। ठीक है ना, तो लेकिन जब और उस समय नकारात्मक हो तो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि होती है, तो ये कब है, नेगेटिव केस में होता है। ठीक है ना, और पॉजिटिव केस में क्या होता है, बढ़ने पर तापमान में कमी होती है और हाश दर धनात्मक होती है, और उस समय नकारात्मक हो तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी हो, कमी को ही, ऊंचाई में बढ़ने पर तापमान में कमी को ही उत्क्रमण कहते हैं, डेफिनेशन है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी को ही उत्क्रमण कहते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये वीडियो, हाँ प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको ज़रूर करें, और आप शेयर लाइक करेंगे तभी मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, धीमे धीमे देता रहूँगा आप लोगों को। ठीक है ना, अच्छा अब चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।